स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। काका 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 वो उधर। अरे क्या हुआ काका? वो उधर उधर। अरे बता तो सही क्या हुआ? अरे सुन काका। अरे काका, अरे ये तो लाश है भैया। चेक कर इसको। अब लो। साहब इसका नाम उमर खान है। ये रहा इसका ड्राइविंग लाइसेंस। ओए, तुम्हारे भाई उमर की हत्या हो गई है। आज सुबह उसकी लाश बरामद हुई। मेरे भाई को मार दिया, मार डाला मेरे भाई को। मेरा भाई को मार डाला। ने मेरे भाई को मार डाला। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको यूपी के शहर कन्नौज की एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसमें रिश्तों और भावनाओं को ताक पर रखकर अपराध को अंजाम दिया गया इस चालाकी से कि इसे सुनने वाले हैरान रह गए। पुलिस को उमर नाम के एक शख्स की लाश मिली और शिनाख्त के बाद ये खबर जेल में बंद उसके भाई को दी, जिसने सबसे पहले किसी दूसरे आदमी को उसके भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराया। आखिर उमर की मौत की क्या वजह थी और उसका भाई आसिफ जाकी को किस बुनियाद पर उसका हत्यारा बता रहा था? शायद इन सवालों का जवाब कुछ अरसे पहले की घटनाओं में मिले जब उमर जिंदा था और अपना गराज चला रहा था। अरे तुम काहे फिक्र करती हो, हम हैं ना। सईद मियाँ वहाँ से 10 का पाना और पेचकस देना। सईद मियाँ पेचकस और 10 का पाना देना। अच्छा हम शाम को अल्लाह खैर करे। कौन समझाए इस मजनू को? जब से मरा ये फोन आया दिन रात लगा रहता है इसी। अच्छा हम काटते हैं, रात को बात करते हैं। कैसा सही? आज की बाजी तुम पर ही है। चले नब्बे के पास। चल भाइया नव्याल आते हैं, बगल में जा रहे हैं। मियाँ ये बाइक बनने को पड़ी है, शाम को देनी है। और अव्याल नहीं आ पाए तो अरे बनने को पड़ी है। भाई कहाँ है तुम्हारा उस्ताद? जी मैं उस्ताद हूँ। कौन सी गाड़ी है आपकी? ओ यार तुम्हारा असली उस्ताद किधर है? सही। अरे पिछले ही हफ्ते 2000 रुपए हार के गया है। बोला अभी हाल ला के देता हूँ। शक्ल नहीं दिखाई ताले ने आज तक। भाईजान ये गलत है। आप लोग पूरी की पूरी नस्लें खराब कर रहे हैं। मुझे भाषण सुनने नहीं है भाईजान, पैसे लेने आए पैसे। आज तक हमारा पैसा कोई खा नहीं पाया है। बुलाओ सईद को बाहर। देखिए भाईजान, हमें किसी फसाद में नहीं पड़ना है और इससे किसी का कोई फायदा नहीं। और ये लीजिए आपके पैसे। भाईजान एक मेहरबानी होगी अगर आज के बाद आप सईद को अपने अड्डे पर ना आने दें। धंधा है हमारा, समझे? चलो बे।
जी भाईजान। रात को पैसे गले में गिन कर रखे थे, ऑयल वाले को देने थे, पर अब वो यहाँ नहीं है। बताने की मेहरबानी करोगे कि कहाँ है? भाईजान वो कलीम की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम झूठ बोलोगे? सही, झूठ बोलना हराम है। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करते आ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अब चोरी करोगे। भाईजान वो इतनी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, किस लिए? 2 पैसे जोड़ने के लिए। अभी हाल के हाल 2000 रुपए दिए थे और अभी फिर वापस गले से पैसे गायब। तंग आ गए हैं तुम्हारी इस मटर गश्ती से। क्या जवाब देंगे हम आसिफ भाई को? और वो इतना शरीफ है कि हम पे रहम खा लेगा। हाँ? जब तक आसिफ भाई के पैसे नहीं चुका देते तो जीना हराम कर देगा वो हमारा, जीना हराम। अल्लाह जाने अब क्या होगा। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, बस वक्त थोड़ा खराब चल रहा है। अरे बखत को मारो गोली, वो तो हम बहुत दे चुके हैं तुम दोनों भाइयों को। मजाक समझ लिया तुम लोगों ने। अरे हम अपना धंधा करें, ये तगादा करते फिरें। इनको निकालो यहाँ से। जब तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी ना, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? आसिफ भाई, इज्जत हमारी भी है। तो किराया दो नहीं इज्जत से। हम क्या ललन खेत से आए हैं? हाँ तो देंगे ना, मना किए हैं क्या? अरे आपने हमें यहाँ बुलाया, हमने मना किया आने को? अरे थोड़ा बकती तो मांग रहे हैं। बहुत जबान चल रही है तेरी। ये तो शुक्र मानो कि तुम मेरे दरवाजे पे खड़े हो, वरना जबान काट देते हम तुम्हारी। सईद, तुम्हें अल्लाह पाक का वास्ता, तुम चुप रहो। देखिए भाईजान, लड़ाई झगड़े से तो किसी का भी भला नहीं होने वाला। हम बस हाथ जोड़ के आपसे 1 महीने का वक्त मांग रहे हैं, वो हमें दे दीजिए। उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अब हम फट जाएंगे, बोल देते हैं। समझा लो इसे। 1 महीने का आखिरी वक्त दे रहे हैं, उसके बाद हमारी बंदूक निकलेगी, तुम्हारी आवाज नहीं। तोड़ दो सब कुछ। अरे लेकिन भाईजान, अरे भाईजान, दर्द हो रहा है। न जाने कौन से कर्म किए हैं हमने पिछले जन्मों में, इसकी ऐसी सजा भुगतने पड़ रही है। और तुमको कितनी बार समझाया है ना कि जोश में बात नहीं बनती, लेकिन तुम्हें तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। सबसे पहले तुम इन सारी बुरी आदतों को छोड़ दो। ये जुआ, ये शराब, सब हराम है भाई, सब हराम है। और अगर हमने उस आसिफ को पैसे नहीं दिए ना, तो हमेशा हमारे सर पर कौवे की तरह नाचता रहेगा। नहीं नाचेगा। क्यों नहीं नाचेगा? रिश्तेदार है क्या? बनेगा मतलब? नहीं मतलब सोचा है हमने कुछ। सही, वापस तुमने कुछ उल्टा सीधा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाईजान। फिर कैसा होगा सही? जो भी होगा अच्छा होगा, वक्त आने पर बताएंगे आप। भाई आप तो जानते हैं ना हमारी हालत। अगर फूफी जान को पैसे नहीं भेजने होते तो हम कब के चुका देते। जुबेर भाई अब एक बार आसिफ भाई से बात करके तो देखिए। उमर भाई, खुदा कसम आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपके बारे में अगर आसिफ भाई से बात किया ना, तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। भाईजान, ये इंजन चलने वाला नहीं है, चाहे कितना ही तेल डाल लो। आप खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, अपनी जुबान को बंद रखेंगे? ठीक है, हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। अब जा कहाँ रहे हैं आप बताएंगे? आते हैं थोड़ी देर में। जुबेर भाई, देनदारी की चिंता के साथ साथ शहीद के अगल की चिंता भी सताती रहती है। कितनी बार समझाया इसको हमने कि ये बुरी आदतें, ये शराब, ये सब छोड़ दो। न जाने ये ऊँट किस दिन पहाड़ के नीचे आएगा। आपकी कहानी और हमारी कहानी अलग नहीं है। बस आप यहाँ अपने भाई से परेशान हैं, हम वहाँ अपने भाई से। फर्क सिर्फ छोटे बड़े का है। अरे कम से कम सईद आपको इज्जत तो देता है, आपकी आंख में तो है। मगर वहाँ आसिफ भाई मुझे गली का कुत्ता बना कर रखे हैं। नौकर से भी बदतर जिंदगी है मेरी।
उनकी नजरों में उनकी बेटी शाहीन को छोड़कर कोई नहीं दिखता। सारी जमा कमाई पूंजी, किराया, प्रॉपर्टी सब शाहीन के नाम पर जमा होता है। अरे हम उनके सगे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। उमर और सईद दोनों भाई मिलकर गराज चलाते थे। एक तरफ उमर जहां गरीबी से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे भाई सईद की हरकतों से बेहद परेशान था। पर बड़े भाई होने के नाते वो अपना फर्ज बखूबी निभा रहा था, लेकिन सईद को इसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। वो गैर जिम्मेदार तो था ही, पर दूसरी बुराइयों का भी शिकार था। वहीं आसिफ इलाके का काफी ताकतवर आदमी था। उमर और सईद की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो आसिफ के घर पहुंच गए, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आसिफ के छोटे भाई जुबैर के उमर और सईद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और इसकी आसिफ को कोई खबर नहीं थी। यहाँ ये समझना मुश्किल था कि कौन किसके साथ था। इन सब के बीच सईद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमें तो लगा अब्बा की डांट से डर गए तुम, और तुम यहाँ क्यों आए हमसे मिलने? तुमको पता है ना हमको यहाँ पे मिलने में कितना डर लगता है। अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी कब्र यहीं खुद जाएगी। अब बको जल्दी। क्या फर्क पड़ता है, सईद शहीद हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है, विलन पहले से ही मौजूद है हमारी जिंदगी में। अच्छा हम ना तुमसे कल मिलेंगे, अभी हमको जाना है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। और वैसे भी हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है। ये पैसे तो अभी भी बहुत कम है। या अल्लाह, मैं क्या सूरत दिखाऊंगा आसिफ भाई को। लाला जी कुछ पैसा ब्याज पे मिल जाता तो हमारी तकलीफ दूर हो जाती। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जल्दी वापस कर देंगे। अरे भाई हमारा तो काम ही पैसा ब्याज पर देना है, पर उसूल होता है पहले पिछला पैसा वापस करो फिर दुकान खुली है। आई बात समझ में? लाला जी लेकिन पिछले कौन से पैसे हैं? अरे अभी पिछले महीने ही सईद 10,000 रुपया लेकर गया। अब पुराने पे कलम चले तो नया चढ़ाएंगे। सईद, अरे कम से कम अल्लाह के कहर से तो डरो। हम यहाँ एक एक रुपए जोड़ने के लिए मर रहे हैं, एक एक रुपए। और तुम अपनी ही दुनिया में मस्त हो। लाला के यहाँ गए थे हम, लेकिन तुम वहां से भी पैसे उठा चुके हो। भाईजान वो हम कुछ पैसे हार गए थे। सईद मेरे भाई कब समझेगा तू? हम यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं और तुम। भाईजान हमने आपसे कहा था ना, हमने कुछ सोचा है। भाईजान भरोसा रखिए, इस बार जुगाड़ हम पक्के से करेंगे। शाहीन तुम जानती हो ना हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो वो तो हम भी करते हैं। तो अपने अब्बा से बात क्यों नहीं करती? तौबा तौबा, ऐसे कैसे बोल दे? तुम हमसे इतनी मोहब्बत करती हो तो अपने अब्बा से क्या डरना? डरते नहीं हैं हम, लेकिन इतनी जल्दी क्या है निकाह की? तुम अपना गराज बना लो, हम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे अब्बा से।
क्या जरूरत है अब्बा से पूछने की? अरे तुम बच्ची थोड़ी ना हो। देखो जो भी हो, अब्बा की मर्जी के बगैर हम तुमसे निकाह नहीं करेंगे। इकलौती औलाद है हम उनकी। भाईजान। हाँ बोलो। भाईजान हमें आपको कुछ बताना है। अब किसका कर्जा है तुम पर? वो हमको ये बात बतानी थी कि आसिफ भाई की बेटी के साथ हमारा चल रहा है। चल रहा है? चल रहा है मतलब वापस कुछ उल्टा सीधा? नहीं भाईजान, हम एक दूसरे को, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। सईद तू होश में तो है? सईद तू जानता है ना अच्छी तरह कि वो कहाँ और हम कहाँ? भाईजान वो भी हमसे मोहब्बत करती है। सईद ये बात तुझे अच्छी तरह पता है ना कि अगर आसिफ भाई को ये बात पता चल गई तो सब तहस नहस कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। भाईजान आपको सिर्फ एक बार आसिफ भाई से बात करनी है और अगर वो मान गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये गैराज भी हमारा होगा भाई। सईद ये जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ये मुमकिन नहीं है। भाईजान यही तो एक मौका है और अगर आसिफ भाई मान गए ना तो अल्लाह कसम हमारे सारे दुख, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। उमर मियां, खुदा का शुक्रिया अदा करो कि इस वक्त तुम हमारे घर पे खड़े हो, इसलिए मेरे कहर से बच गए, वरना तुम लोगों को काट के फेंक देता। साले तुम लोगों की औकात क्या है? 2 कौड़ी के मैकेनिक और हमारी शाहीन का हाथ मांगने चले आए, वो भी साले इस लफंडर के लिए। तुम लोग गए, तुम गए जिंदगी से गए। भाई हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, भाई हमको माफ कर दीजिए। लेकिन शाहीन भी हमसे मोहब्बत करती है। जबान काट लेंगे हम तुम्हारी, अगर तुम्हारी जबान पे फिर मेरी शाहीन का नाम आया तो। अरे हम अपनी जबान के पक्के हैं, वरना आज तुम सड़क पर पड़े भीख मांग रहे होते। वक्त पे पैसे नहीं दिए तो समझ लो कि तुम लोग निकालो इस सालों को यहाँ से। सईद चलो यहाँ से। सईद चलो यहाँ से। सईद देखो उमर मियां, तुम्हारी परेशानी से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारा भाई आसिफ कौवा बनकर तुम्हारे सर को नोच रहा है। भाई हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अगर कहो तो मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी और हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। बोलो तो बोलूं? जुबैर भाई बताइए ना क्या तरकीब है। आसिफ भाई की जान उनकी बेटी शाहीन में कैद है और तुम जानते हो कि जान की कीमत कितनी होती है। भाई साफ साफ बोलिए ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमर मियां, कीमत मिलते ही उधार देकर अपना गैरेज छुड़ा लेना और हम भी अपना रिटायरमेंट प्लान कुल्लू मनाली में सेट कर लेंगे। भाई लेकिन करना क्या होगा? हम शाहीन को उठा लेते हैं। नहीं जुबैर भाई, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, किसी भी हालात में नहीं करूंगा। उमर भाई वक्त की नजाकत को समझो, फिर इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। जुबैर भाई ऊपर जाके अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और हम आराम के पैसे से अपना धंधा नहीं बचा सकते। अल्लाह हाफिज। जहां एक तरफ उमर इस कोशिश में जुटा था कि वो कहीं से आसिफ का किराया देने के लिए पैसों का इंतजाम कर ले, वहीं दूसरी तरफ सईद आसिफ की बेटी शाहीन के साथ अपने प्यार को परवान चढ़ा रहा था। उमर को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। वहीं जुबैर ने अपने ही भाई की बेटी शाहीन के अपहरण की साजिश में उमर को शामिल करने की कोशिश की, पर गरीब होने के बावजूद उमर को गलत काम करना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन शाहीन का अपहरण हो गया। तो क्या जुबैर ने अकेले ही इस काम को अंजाम दिया था या फिर कोई और इसके पीछे जिम्मेदार था? अपनी बेटी के अपहरण से आसिफ का गुस्सा भड़क उठा और उसने सीधे उमर को इसका जिम्मेदार समझा। उमर, क्या हुआ भाई? तुम्हें समझाया था ना, शाहीन से दूर रहना,
तुम सब मरोगे सालो, सब मरोगे। बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। शहीद कहाँ है? कहाँ है शहीद? साले दिखा दिया स्वप्न, साले मैं तुझे मार डालूंगा। बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? भाई हमें क्या पता आपकी बच्ची कहाँ है? भाई अब खामखा हम पर शक कर रहे हैं। भाई हम गरीब जरूर है लेकिन मेहनत कश है। हमने आपकी बच्ची को नहीं छुपा। इससे जुबैर से पूछिए, ये बताएगा आपकी बच्ची कहाँ है। भाई ये आया था हमारे पास, ये हमसे कह रहा था कि आपकी बच्ची को अगवा कर लेते हैं। भाई अबे साले मैंने कब कहा था? भाई ये झूठ बोल रहा। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। अरे शाहीन तो मेरी भतीजी थी भाई, मेरी बेटी जैसी थी भाई। ये साला हमें फंसा रहा है, हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल रहा है भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मेरी गलती होगी ना तो अब मुझे जान से मार देना भाई। सालो अगर मेरी बच्ची सही सलामत नहीं मिली तो तुम दोनों को मार डालूंगा। भाई लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। सईद, ये सब क्या है? हमें इस तरह से यहाँ क्यों लाए हो? जवाब दो सईद। जवाब चाहिए। जवाब ये है कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं और ये बात हमने पहले भी कई बार कही है। ये निकाहनामा, इसे दस्तखत कर दो, तुम्हारे अब्बा से हम बात कर लेंगे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, अब्बा जान की मर्जी के बिना हम तुमसे निकाह नहीं करेंगे। तुम जबरदस्ती करोगे हमारे साथ, यही मोहब्बत है तुम्हारी। ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। एक तू और तेरे अब्बा गए थे हम निकाह की बात करने, लेकिन बेइज्जत करके हमें घर से निकाल दिया। अरे उसे तेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करता है। इसलिए आखिरी बार समझा रहे, चुपचाप इस निकाह नामे पे दस्तखत कर दो। कभी भूल जाओ हमें, हम तुमसे ज्यादा अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं। हमें नहीं पता था तुम्हारा ये चेहरा भी है। जाओ, नहीं करते दस्तखत। भूल जाए, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं? नहीं, तुम्हारे बाप को उसकी औकात याद दिलाने के लिए तुम्हारे नखरे सही। अब हम तुमसे निकाह करेंगे, फिर देखते हैं कैसे उस गैराज से बाहर निकालता है। चुपचाप इस निकाह नामे पे दस्तखत कर, वरना यहीं जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें, समझा? शाहिद! 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 रुक जाओ! शाहिद! रुक जाओ! शाहिद! रुक जाओ! शाहिद! रुक जाओ! शाहीन कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस सईद से वो इतना प्यार करती थी वो सिर्फ पैसों की खातिर उसे अगवा कर लेगा, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेगा। क्या सईद का गुस्से में उठाया ये कदम उसके साथ साथ उसके भाई उमर पर भी भारी पड़ा? क्या आसिफ ने ही उमर का खून करवाया था या फिर कोई और उसकी मौत का जिम्मेदार था? अरे का ओए, तुम्हारे भाई उमर की हत्या हो गई है। आसिफ ने मेरे भाई को मार डाला साहब। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उसने मेरे भाई को मार डाला। अरे उस बेचारे की क्या गलती थी? वो तो नमाजी आदमी था साहब। आप छोड़ना नहीं आसिफ को। रे, ले जाओ इसे और वापस जेल भेज दो। जब हाँ चलो उठो उठो, बहुत हो गई तुम्हारी रंगदारी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तुमको यही जवाब देते हम? हाँ? क्या चलोगे थाने हमारे साथ? थाने ले जाने से पहले ये तो बताइए
हमने किया क्या है? उमर का खून हो गया है आसिफ, और उसके भाई का कहना है कि तुमने उसका खून किया है। देखिए साहब, ये सब कुछ झूठ है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे धंधे में उठा पटक चलती रहती है। पैसा नहीं देते हैं लोग तो उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, कई बार उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का खून करते हैं। हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है साहब, आप थाने में चेक कर लेना। उमर के खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। आप जब चाहोगे, जहां चाहोगे, हम हाजिर हो जाएंगे। जी सर। आसिफ के बारे में क्या जानते हो? आसिफ तो हमेशा से झगड़े और फसाद में ही रहता है। सब पूरे मोहल्ले से किराया वसूल करते हैं। और सब उसका भाई है ना जुबैर, वो उसके पूरे काम में हाथ बता देता है। बात क्या साहब? तो इसका मतलब आसिफ के सभी धंधों में तुम शामिल हो? साहब वो मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहे हो? उमर का गैराज तोड़ने में सबसे आगे तुम ही थे ना? साहब वो तो मैं आसिफ भाई के कहने पे कर रहा था। साहब वो उमर पिछले 2 सालों से गैराज का किराया नहीं दिया था। और साहब वो उमर का भाई शहीद नहीं, हमारी शाहीन का मर्डर किया था। इसका मतलब हिसाब चुकाने के लिए तुम मर्डर करोगे साले? तुमने ही उमर को मार डाला। उमर? साहब खुदा कसम साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। और इससे ज्यादा मैं कुछ जानता भी नहीं हूं साहब। उमर को कब से नहीं देखा तुमने? आसिफ भाई की बिटिया की मौत के बाद तो उमर कम ही दिखता था इधर, मगर कभी कभार जुबैर के साथ दिख जाता था। जुबैर के साथ? हाँ साहब, शाहीन की मौत के बाद आसिफ भाई ने उमर से गैराज छीन लिया था। उसी वक्त जुबैर ने उमर भाई की काफी दिन तक मदद की। शर्मा, एक काम करो, जुबैर के फोन के कॉल लिस्ट निकलवाओ। ओके ठीक है सर, ये देखिए, मोबाइल डिटेल के अनुसार जुबैर और उमर के बीच कई बार बातें हुई हैं। उमर और जुबैर के बीच में कोई ना कोई बिरयानी जरूर पक रही थी। एक काम करो, जुबैर को बुलाओ। क्या हो गया साहब? यही तो जानना है जुबैर मियां कि ऐसा क्या हो गया था कि शाहीन की मौत के बाद तुम्हारा और उमर का याराना बहुत बढ़ गया था। मतलब साहब? मतलब ये जुबैर मियां कि उमर जब तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था तो आसिफ के साथ मिलकर तुमने उसका गैराज क्यों तोड़ा? क्या बताऊं साहब, आसिफ भाई के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता था। आज तक मैंने उनकी किसी भी बात को नहीं काटा। शाहीन के मौत के बाद आसिफ भाई ने उमर से गैराज छीन ली। गैराज छीने जाने के बाद उमर पैसे और खाने के लिए मोहताज हो गया। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसकी मदद की। एक बात बताऊं, आसिफ भाई ने एक बार उमर को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। इसका मतलब आसिफ ने उमर का खून किया? साहब, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर एक बात आपको बता दूं कि उमर के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं साहब, कसम से। तो रंगदारी करते करते तुमने खून भी कर ही दिया। आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि हमने उमर को नहीं मारा। तुमने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? उस वक्त हम बहुत जोश में थे। हम अपनी बच्ची को लेकर बहुत झुंझलाए हुए थे। साहब, हम 5 वक्त के नमाजी आदमी हैं। हम अल्लाह पाक की कसम खाकर कहते हैं, हमने उमर को नहीं मारा। जब भी कोई हत्या या वारदात होती है तो पुलिस का शक सबसे पहले इसके शिकार व्यक्ति के दुश्मन पर ही जाता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उमर की मौत से जुड़े सारे हालात और गवाह आसिफ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन जेल में बंद सईद अब भी आसिफ को ही अपने बड़े भाई उमर का हत्यारा बता रहा था। पुलिस के लिए ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा था और उसके सुलझने के आसार बहुत कम नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। शर्मा, जी सर। एक बार उमर के घर पर दबिश डालकर देखो।
मुझे लगता है हमें वहां से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। सुनो, ये उमर का घर कौन सा है? उमर का घर कौन सा है? साहब ये सामने वाला उमर का घर है। ये वाला? हाँ साहब, पिंक वाला। शर्मा। जी सर। ये ताला खुलवाओ। तुम लोगों में से कोई उमर के बारे में कुछ जानता है? साहब, मैं उमर का दोस्त हूँ साहब। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम शफीक है। ऐसी कोई बात तुमको याद आती हो जो तुम उमर के बारे में जानते हो? मेरा मतलब है वो कहाँ कहाँ जाता था, किस किस से मिलता था? कुछ दिन पहले 2 लोग उसके घर पे आए थे और कुछ दिन वो वहीं पे रहे थे। मैं इतना ही जानता हूँ। शक्ल पहचान सकते हो उनके? हाँ साहब। जफर, ये तो सईद के जेल जाने के 10 दिन बाद रिहा हुआ था। शर्मा। हाँ सर। चलो। जाफर तुम्हारे साथ ही थाना जेल में, जानते हो इसे? हैं? तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था इसके साथ? हाँ, जानते हैं हम इसे, पर हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई दुश्मनी है। आप काहे हमसे ये सब पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि शक है हमको इस पर। तुम्हारे भाई के खून में इसका हाथ हो सकता है। अरे हम कह रहे हैं ना हमारे भाई को आसिफ ने मारा है, फिर आप काहे उसे नहीं पकड़ते? अब कातिल चाहे आसिफ हो चाहे कोई और, अब पकड़ा वो बहुत जल्द जाएगा। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि इस कत्ल के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, पर सवाल अब भी वही था कि आखिर उमर को किसने मरवाया? वो कौन था जिसको उमर की मौत से फायदा होता? अब इन सारे सवालों के जवाब उन दोनों पकड़े गए लोगों के पास थे जिन्हें निकलवाना पुलिस को बखूबी आता था। बताता हूँ साहब, हम लोग क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने उमर को क्यों मारा? क्यों मारा उमर को? क्योंकि हम बदला लेना चाहते थे आसिफ से। दिन रात बस यही सोचते थे कि जेल में रहकर ये कैसे मुमकिन है। फिर एक दिन सईद, कैसे हो तुम भाई? बस दिन रात एक ही चीज सोचते रहते, उस आसिफ से तो बदला लेकर रहेंगे। सईद, फिर वही बात। सईद, तुम्हारी नादानियों के चक्कर में तुम यहाँ सड़ रहे हो और हम वहां जी नहीं पा रहे। गैराज भी खत्म हो गया, हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम अब जी किसके लिए रहे। अपना ख्याल रखना भाई, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ? अरे अब क्या बचा है? हमें बर्बाद करके तुम्हें और तुम्हारे भाई को सुकून नहीं मिला क्या? देखो सईद मियां, मैं हमेशा से तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ था, मगर उमर मियां ने सब गड़बड़ कर दिया, सब। आज जो हालात तुम्हारे हैं ना, वही हाल मेरा भी है। तुम यहां सड़ रहे हो और मैं वहां बाहर। आसिफ मियां मेरे साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं
किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल तुमसे कुछ कहने आया हूं, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरा एक खास पुर्जा है, तुम्हारे काल कोठरी में जाफर आएगा। खाना खा लो मियाँ, रोटी से क्या दुश्मनी। अगर इतनी चिंता है तो हमारा एक काम करोगे? अब तक हम दूसरों के लिए जान देते हैं, दूसरों की जान लेकर। हमें बदला लेना है कर, और हम इंतजार नहीं कर सकते। करना क्या पड़ेगा? अच्छा भाईजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। भाईजान मैं चलता हूँ। जी मैं मंसूर हूँ और ये दानिश है। हम पास के गांव में रहते हैं और हम सईद के दोस्त हैं। कामकाज के तलाश में आए हुए हैं। सईद नहीं दिख रहा है? जी वो सईद को तो जेल हो गई है। आप बताएं, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भाईजान हम यहाँ किसी को जानते नहीं, बस हमें यहाँ रहने का ठिकाना चाहिए। 2-4 दिन में काम पर लग जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। मेरे लिए तो जैसे सईद है वैसे ही आप दोनों हैं। आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। भाईजान वो हमने एक जमीन देखी है ईंट भट्टे लगाने के लिए। अच्छा है, तुम लोग कुछ काम धंधा शुरू करो। वैसे भी इंसान कब तक खाली बैठा रह सकता है। हम भी कुछ काम धंधा सोच रहे हैं गैराज के बाद से। आप चिंता ना कीजिए, हम हैं ना आप लोग के साथ। जैसे शहीद के आप भाईजान हो वैसे हमारी भी। आप भी चले ना हमारे साथ जगह देखने। हाँ चलिए ना भाईजान। नहीं, आपको ज्यादा इस गांव के बारे में मालूम। मैं कैसे जा सकता हूँ आप लोगों के साथ? आप लोगों का धंधा है, आप लोगों को ज्यादा समझ होगी। आप लोग जाइए। चलिए ना भाईजान, आप इसी गांव के हैं, आपको सब जानते हैं। चलिए ना। चलिए भाई, अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो चलना ही पड़ेगा। आइए। अच्छा ये? हाँ। अच्छा। जाफर मियाँ, जमीन तो काफी भीतर है पर अच्छी है। हाँ भाईजान, अब इसी जमीन पर आपकी कब्र भी बनेगी। ठोक दो मुझे मिल साले को। क्या हासिल हुआ तुम्हें? अपने भाई को मारकर बदले की आग में इंसान इतना गिर सकता है कि अपने सगे भाई को मरवा दे? अरे बस एक यही रास्ता था आसिफ से बदला लेने का। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी और आज उसी की वजह से मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। मेरा भाई जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। अरे जी नहीं रहा था, मर रहा था। फिर एक दिन जब जुबैर आया और उसने कहा कि वो भी आसिफ से परेशान, तब मैंने सोचा अगर भाईजान की कुर्बानी दे दें तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और भाईजान के कत्ल के इल्जाम में आसिफ भी सलाखों के पीछे हो और यहां से निकलकर जुबैर मुझे आसिफ की जायदाद से हिस्सा दे देगा। इसलिए मैंने भाई कुर्बानी ज़ाया हो गई। आसिफ अब भी बाहर है आसिफ। बदले की आग में इंसान दूसरों के साथ साथ खुद को भी जला लेता है, पर अपराधी का कोई अपना नहीं होता और सईद के साथ भी ऐसा ही था। आसिफ से बदला लेने के चक्कर में उसने आसिफ की बेटी शाहीन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसका अपहरण किया और जब शाहीन उसकी चाल को समझ गई तो उसने अपनी ही प्रेमिका को जान से मारने में जरा भी देर नहीं की। फिर उसने अपने ही भाई को जान से मरवाया जिससे इल्जाम आसिफ पर आ जाए और एक हद तक ऐसा हुआ भी। और इस पूरे चक्कर में आसिफ के छोटे भाई जुबैर ने भी उसका साथ दिया सिर्फ अपने मतलब के लिए। यानी कि जब खून के इल्जाम में आसिफ को जेल हो तो सारा बिजनेस और संपत्ति उसके हाथ आ जाए। दोनों ने ही अपने हर रिश्ते का खून कर दिया। अंजाम सबकी जिंदगी उजड़ कर रह गई और निर्दोष शाहीन और उमर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। जुबैर को कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा हुई और साथ ही सईद, जफर और मुजम्मिल को धारा 302 के तहत फांसी की सजा हुई। ये वारदात कई दिनों तक अखबार की सुर्खियों में रही कि कोई कैसे किसी और से बदला लेने के लिए अपने ही भाई को मरवा सकता है, लेकिन आखिरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस ने असली गुनहगार को बेनकाब कर ही दिया। सावधान इंडिया यूपी पुलिस के इस जज्बे को सलाम करता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।